हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के भाग 5 यूनियन के चैप्टर 2 पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसमें आगे के प्रोविजंस देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। विधायी प्रक्रिया। किसी बिल को एक्ट कैसे बनता है, इस पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी बिल को हम एक्ट के रूप में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि दोनों मतलब विधेयक जो है, जो हमारा बिल होता है, वो दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। जब या तो एक लोकसभा या राज्यसभा में पारित होने के बाद क्या होगा, बिल दूसरे सदन में आकर लोकसभा ने पारित किया है तो फिर राज्यसभा के पास जाएगा, और अगर राज्यसभा ने पारित किया है तो उसके बाद लोकसभा के पास जाएगा। ये अगर दूसरा सदन जो है वो अगर बिल में कोई अमेंडमेंट करना चाहता है, तो अगर अमेंडमेंट किया है उसने, और तो फिर जिसने पारित कर दिया है बिल, उसके पास फिर से भेजा जाता है। दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद फिर ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति जी ने अपने मंजूरी दे दी है तब ये बिल एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस एक लॉ बनने के लिए होती है। चलिए, तो आर्टिकल 107 बोलता है कि जो हमारा 109 में धन विधेयक मनी बिल से रिलेटेड है, और 117 में जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। इसके प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्या होगा, बिल संसद के किसी भी सदन में उठाया जाएगा, आरंभ होगा। उसके बाद जो होगा कि जब अगर पारित कर दिया गया है कोई विधेयक संसद के सदन द्वारा, तब तक पारित किया गया नहीं समझा। हाँ, अगर किसी ने संशोधन किया है तो संशोधन सहित पारित होना चाहिए। तो दोनों दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही, दोनों उस पर सहमत जब तक नहीं होते तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। अगर कोई बिल सत्रावसान है, अगर प्रोरोगेशन है, तो तब अगर उस दौरान अगर कोई बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होगा, मतलब सत्र का अंत हो जाता है। आर्टिकल 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जी हाँ, सत्र को समाप्त करने का आदेश दे सकते हैं। तो जब आदेश दिया जाता है तब सत्र समाप्त हो जाता है। तब अगर कोई बिल किसी सदन में पेंडिंग है, राज्यसभा या लोकसभा में पेंडिंग है, तो वो लैप्स नहीं होगा। आर्टिकल 3 ये बोलता है। फिर अगर राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है और अभी लोकसभा में वो बिल नहीं गया है, तो यहाँ पर अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ये लैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा ने पारित कर अगर लोकसभा में पेंडिंग है कोई बिल, या फिर लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यहाँ पर बिल लैप्स हो जाएगा। ये जनरल प्रोविजन था 107 का। अब है आर्टिकल 108 में बोला है कि कुछ दशाओं में जॉइंट मीटिंग होती है, संयुक्त जो जॉइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है। तो ये सही, जब जॉइंट सीटिंग कब होती है, कब बुलाई जाती है, जब है ना दोनों सदन है ना कि बिल को पास करने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं, है ना, दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं, और तब यहाँ पे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सीटिंग के लिए कॉल करते हैं। और इसमें जो बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो जॉइंट सीटिंग है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। और फिर दोनों जब संयुक्त बैठक हो जाती है तो वहाँ पर विधेयक पर चर्चा होती है, और फिर वोटिंग की जाती है, और फिर उसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। चलिए देख लेते हैं अब हम। तो कब कब यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात, मतलब एक ने तो पारित कर दिया और दूसरे को अब दिया है, अब क्या किया गया, उन्होंने दूसरे सदन ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया है, या फिर इसमें कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए, मतलब एक ने पास कर दिया, दूसरे के पास गया और उन्होंने संशोधन किया, लेकिन अब दोनों सहमत नहीं हो रहे हैं उस चीज को लेके। फिर दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके विधेयक पारित किए 6 माह से अधिक बीत गए, मतलब एक ने तो पास कर दिया, दूसरे को दिया, लेकिन उसने 6 महीने बीत गए और अभी तक पास नहीं किया, तब ऐसे केस में राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सीटिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। इस पर विचार विमर्श होगा मत देने के प्रयोजन से। यहाँ पे
इकट्ठे बैठ सकते हैं। और अगर कोई मनी बिल है, ये याद रखिएगा कि मनी बिल है, वहाँ पर ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा, क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, वही उस मनी बिल को उठा सकता है। और राज्यसभा उसको पास करने के लिए एग्री हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो लोकसभा द्वारा ही पारित माना जाता है, उन्हें एग्री होना पड़ता है। यहाँ प्रोसेस दिए कि अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसके आशय की सूचना दे दी जाती है। कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पहले किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा। यहाँ पूरी प्रोसेस दे रखी है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो यहाँ धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। फिर राज्यसभा धन विधेयक में केवल सिफारिशें कर सकते हैं। राज्यसभा को धन विधेयक पर विचार करने के लिए 14 दिन मिलते हैं, और यदि राज्यसभा 14 दिन में कोई सिफारिश नहीं देती है तो विधेयक पारित माना जाता है। जैसे एक बजट जो होता है, बजट जो लाया जाता है वो एक मनी बिल होता है जो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये 109 में इस बारे में दिया है कि ये राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को सिफारिशों के लिए दिया जाता है, और यह 14 दिन के भीतर उनको सिफारिश देनी है। अगर वो नहीं देते तो ये माना जाएगा कि स्वीकार कर लिया है ना। तो ऐसा लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार और अस्वीकार कर सकेगी। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा अगर स्वीकार किए बिना संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। और अगर सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो यहाँ पे सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। चलिए, अब है आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी कि मनी बिल में क्या क्या शामिल है। तो धन विधेयक में जो भी मतलब सरकारी खर्चे जो भी आते हैं, और केवल मतलब धन विधेयक जो है सरकारी खर्चे से रिलेटेड और जो रेवेन्यू जो राजस्व से संबंधित प्रावधान होते हैं। और लोग अगर कुछ मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये तय करते हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, उसके बारे में कौन डिसाइड करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन जो दी है मनी बिल की, तो धन विधेयक किस किस को समझा जाएगा? अगर कोई टैक्स से रिलेटेड अगर है ना कोई बिल बनाया गया है ना, उसको चेंज करने, उसको परिहार करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर ये धन विधेयक होगा। मतलब कर को लगाने के लिए, इसको हटाने के लिए, छूट देने के लिए, कुछ अल्ट्रेशन करने के लिए, कुछ भी रेगुलेशन है वो सब, क्योंकि एक रेवेन्यू सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक हमारे कंसेप्ट है, तो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि धन विधेयक में जो भी सरकार से रिलेटेड खर्चे होंगे और जो भी राजस्व होगा उससे संबंधित प्रावधान जो होते हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ये रेवेन्यू कलेक्ट करने से रिलेटेड है। भारत सरकार द्वारा धन उधार, अगर गवर्नमेंट ने कोई धन मतलब मनी उधार लिए या कोई गारंटी दी है ना, तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न किया गया है, जो भारत की संचित निधि जो हमारी है, आकस्मिक निधि है, उसके से रिलेटेड कोई फंड में धन जमा करना या उसमें धन निकालने का कोई उन्होंने बिल बनाया, कोई प्रोसेस बनाई, तो उससे रिलेटेड संचित निधि में धन का विनियोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्यय जितने भी खर्चे उनको भारत की संचित नीति में भारित व्यय घोषित करना। तो ये जितने भी खर्चे से रिलेटेड होंगे और जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड बिल बनेंगे वो सारे हमारे मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और कोई बिल अगर जिसमें जुर्माना लगा रहे हैं है ना, या कोई शास्तियाँ लगा रहे हैं, या कोई लाइसेंस के लिए, जैसे कोई लाइसेंस लेना और उसके लिए फीस लगा रहे हैं,
या कोई सर्विस लेने के लिए फीस के लिए ऐसे कोई उपबंध होता है तो वो धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये तो उसमें एक पनिशमेंट के तौर पर ये चीज होती है, या जो एक रिक्वायरमेंट के लाइसेंस लेने के लिए जो फीस है ये तो एक रिक्वायरमेंट है जो आपको अगर इसमें मतलब हर कोई तो लाइसेंस लेगा नहीं, जिसको जिस प्रोसेस के अंतर्गत जो लाइसेंस लगेगा वो उसी की प्रोसीजर का ही एक पार्ट होता है, तो ये धन विधेयक नहीं कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट 111। तो अब क्या हुआ कि दोनों सदन ने पास कर दिया विधेयक। जब दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो मतलब राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया है, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी जो बिल है उसकी मंजूरी दे सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि पुनर्विचार के बाद विधेयक फिर से पारित होता है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होती है यहाँ पे, फिर वापस नहीं भेज सकते वो पुनर्विचार के लिए। तो मतलब राष्ट्रपति जी को कोई विधेयक पसंद नहीं, मतलब बिल आया उसमें उनको लग रहा है कि इसमें ये कमी है, ये कोई इसमें ये सही नहीं है, इसको चेंज करना, इसमें एक बार और विचार करना चाहिए, इसमें देखिए। वापस कर दिया, अब दोनों ने पास कर दिया था लेकिन वापस गया, अब उन्होंने उस पर विचार विमर्श किया, जो भी है उसमें वापस एक्सेप्ट किया नहीं किया कुछ भी हो, जब वो वापस से पास दोनों कर देते हैं और फिर संसद के पास भेजा जाता है तब फिर राष्ट्रपति जी उस पर अपनी मंजूरी दे देते हैं। चलिए अब 112 जो है वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण से रिलेटेड है, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है, तो बजट से संबंधित है ये। वार्षिक बजट जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है ये, और बजट में सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष के खर्चे और आय का विवरण होता है। जैसे वित्त मंत्री जो है हर साल फरवरी में बजट पेश करते हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पे पूरा उनके खर्चे और आय का जो भी है सोर्स बताया जाता है कि ये खर्चे किए जाएंगे, ये हमारी प्लानिंग है, इसमें इतना प्रपोजल प्रस्तावित खर्चा है कि इसमें इतना खर्चा हो जाएगा, इनकम यहाँ से ये चीज़ हम कलेक्ट करेंगे तो इससे लगभग इतना पैसा आ जाएगा, तो ये ऐसे पूरे इसमें पूरा बजट में बताया जाता है क्या क्या स्कीम लागू कर रहे हैं, क्या छूट दे रहे हैं, टैक्स स्लैब क्या रहेगा, ये सब बजट में हमें देखने को मिलता है। तो यही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट दिखाई जाती है। ठीक है, जब राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, है ना। जो भी प्रपोज्ड जो भी एक्सपेंडिचर होता है एस्टिमेटेड होता है, प्रपोज नहीं, मतलब एस्टिमेट लगाया जाता है कि इतना इतने रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, और ये जो ऐसा स्टेटमेंट रखाया जाता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और जो भी खर्चे हैं वो सब भारत के संचित नीति कंसोलिडेटेड ऑफ फंड, वहाँ पे व्यय के रूप में जो भी राशियाँ जमा होगी वो उसी में होती है ना, तो इसके बारे में पूरा विवरण दिया जाएगा। अब जो भारत की संचित निधि है, मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें क्या क्या खर्चे चार्ज किए जाते हैं ना, तो जैसे ये जितने भी एक तो राष्ट्रपति को जितने भी उपलब्धियां मिलती, भत्ते मिलते हैं उनके पद से रिलेटेड, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, अगर ऋण भार कोई है उसके तो उसका जो चुकता करना है वो इसमें से किया जाता है, जो भी मोचन होता है ना, मॉर्गेज वगैरह का जो डिस्चार्ज होता है, ऋण से रिलेटेड कोई भी उधार से रिलेटेड जो भी सेवा है उनका रिडम्पशन किया जाता है, मोचन होता है, मतलब वापस पेमेंट किया, हमने किसी से लोन लिया और अब उसका टाइम पेमेंट करने का टाइम आया है, तो वो सब भारत की संचित नीति से होता है। सुप्रीम कोर्ट और के न्यायाधीश है उनके उनसे संबंधित अगर कोई वेतन भत्ते हैं वो देने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन, ये याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पे पेंशन के बारे में बोला है हाई कोर्ट के, है ना, यहाँ पे इनकी सैलरी वगैरह के लिए नहीं बोला, यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होगी, भत्ते होंगे, पेंशन होगी वो दी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में जो पेंशन होगी वो यहाँ से चार्ज की जाती है। बाकी क्योंकि बाकी वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है, वहाँ से उनको सैलरी दी जाती है, उनके अलाउंसेस दिए जाते हैं।
फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उनके संबंध में जो वेतन भत्ते, पेंशन, न्यायालय और मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री, पंचाट को तुष्टि के लिए जो भी राशियां लगती है वो ना, इसी तरह के जो भी अन्य व्यय जो है जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा जो घोषित कर दे कि ये यहाँ से चार्ज होगा, वो भारत के संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड ऑफ फंड से चार्ज किया जाता है। अब जो भी संसद से रिलेटेड जो भी एस्टिमेट्स है उससे रिलेटेड प्रोविज़न है कि क्या प्रोसीजर होगी ना, ये जो एस्टिमेशन अब है जो एस्टिमेट है, अब जितने भी जो एस्टिमेट होते हैं, जो खर्चे जो होते हैं जो भारत की संचित नीति से रिलेटेड है उनको छोड़कर मतलब जो एस्टिमेट है और खर्चों की ज़रूरत, अनुदान की ज़रूरत है, क्या होता है सरकार के विभिन्न विभाग अनुदान की मांगे प्रस्तुत करती है। जैसे शिक्षा मंत्रालय है ना, उनको अपने अनुदान की मांग प्रस्तुत किया है तो फिर वो लोकसभा द्वारा मतलब ये जो अनुदान होता है जो भारत की संचित निधि में जो चार्ज हो रहे हैं उसके अलावा जो भी वो एस्टिमेट मांगे जाते हैं ना, तो उसको लोकसभा के सामने चर्चा के लिए रखा जाता है और उस पर मत मतलब लोकसभा उस पर एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो लोकसभा के हाथ में होता है। और ये जो भी सिफारिशें जो होती है वो राष्ट्रपति के सिफारिश पे मतलब ये जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है वो राष्ट्रपति जी की सिफारिश पे ही की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो अनुदान के लिए प्राक्कलन जो अन्य व्यय से संबंधित है वो लोकसभा के सामने सब अनुदानों की मांगों के रूप में रखा जाता है और लोकसभा इस पर क्या करती है, इस पर अनुमति दे सकती है या इनकार कर सकती है या फिर रकम को कम करके अनुमति दे सकते हैं और ये जो मांग है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। अब जो 114 जो विनियोग विधेयक क्या बोलता है, जो एप्रोप्रिएशन बिल जब है ना खर्चे के लिए जैसे संसद को जब खर्चा करना होता है ना तो ये उसके लिए बिल पास करना, एप्रोप्रिएट बिल पास करना, विनियोग अधिनियम बिल पास करना पड़ता है। ये स्वीकृति देने के लिए, संसद को खर्चों की स्वीकृति देने के लिए एक बिल पास करना पड़ेगा और जब ये बिल पास होता है उसके बाद ही सरकार खर्च कर सकती है। मतलब ये जो लोकसभा ने जो अनुदान के लिए परमिशन दी है और जो कंसोलिडेटेड फंड से जो भी खर्चे चार्ज होने हैं तो उनको खर्च करने से पहले उस व्यय को ये तो भी एस्टिमेट कर दिया इतना इतना खर्च है, लेकिन अब उनको खर्च करना है तो उनको खर्च करने के लिए पहले एक परमिशन के रूप में एक विनियोग अधिनियम पास करना होगा और जब ये विनियोग अधिनियम पास हो जाता है उसके बाद ये सरकार पैसा खर्च कर सकती है। चलिए आर्टिकल 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। जब आर्टिकल 114 के तहत जो एप्रोप्रिएशन बिल जो हमने विनियोग बिल पास किया कि अनुमति दे दी है खर्चे के लिए, अब जो एस्टिमेट खर्चा जो पहले बताया गया था कि इतना लगेगा लेकिन अब उससे ज़्यादा खर्चे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, जितना अपर्याप्त मतलब वो जो पैसा है अब खर्चे करते करते अब पता पड़ रहा है कि ये अपर्याप्त है ना, ये इससे काम पूरा नहीं होने वाला है किसी भी प्रयोजन के लिए। जैसे मान लो अगर कोई आपदा के कारण कहीं है ना तो बजट में उसके लिए राशि तय कर दी गई थी कि इतना अगर कोई आपदा आता है तो यहाँ पे हम इतना खर्च करेंगे। अब बजट में जो राशि तय की थी अब वो पर्याप्त नहीं है तो फिर क्या होगा, तो अब पैसा और चाहिए तो तब वहाँ सरकार क्या करेगी, अनुपूरक अनुदान की मांग करती है। तो 115 यहाँ पे ये कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग यहाँ पे की जाती है, जो पहले से जो बजट हमें दिया बजट था जिसमें अपर्याप्त राशि एस्टिमेटेड जो है अमाउंट वो कम पड़ जाता है तो फिर वहाँ पर जो पैसा मांगा जाता है वो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के लिए माना जाता है। आर्टिकल 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। तो ये जो आर्टिकल है ये ना विशेष अनुदान या अग्रिम अनुदान जो पहले से जो दे दिया है अपन ने उससे संबंधित है। ये कब दिया जाता है, जब है ना बजट पारित नहीं हुआ है, अभी कोई विशेष ऐसे असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और जिसमें आपको ये देना पड़ रहा है, तो बजट पारित नहीं हुआ है उसके पहले अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसमें जो पैसा दिया जाता है तो वो
विशेष मतलब लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवानुदान कहलाता है। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है, जो आर्टिकल 113, 114 की जो प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया पूरा नहीं हुई है और उसके पहले ही कोई रिक्वायरमेंट आ गई है पैसों की, तब यहाँ पे ये आर्टिकल काम करता है। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। तो यहाँ पे ये दिया है कि जो हमने अभी मनी बिल की जो डेफिनेशन दी, जिसमें दिया है कि मनी बिल में क्या क्या है, तो मनी बिल से रिलेटेड जो भी आइटम है उसके लिए अगर उपबंध करना है तो यहाँ पे राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, मतलब ये जो बिल होगा पहले राष्ट्रपति की सिफारिश होगी तभी इंट्रोड्यूस होगा। राज्यसभा में ये पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। और अगर कोई टैक्स से रिलेटेड उसको घटाने या उससे रिलेटेड कोई उपबंध करना है, संशोधन करना है, तो वहाँ पे ऐसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। और अगर कोई विधेयक या संशोधन होता है जो जुर्माने से रिलेटेड हो या शास्ति से रिलेटेड हो या कोई लाइसेंस के लिए फीस रिक्वायरमेंट या सेवा लेने के लिए फीस से रिक्वायरमेंट है, तो वो इसमें नहीं शामिल होगा। चल, अब है साधारण प्रक्रिया। आर्टिकल 118 जो प्रक्रिया के नियम है, यहाँ पे संसद अपने कामकाज के नियम खुद बना सकती है, इससे संबंधित है ये। दोनों सदन अपनी कार्रवाई के नियम बना सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही दिया है कि संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनिमय के लिए नियम बना सकेगा। और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ये तो ठीक है, भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के अगर ये नियम के अधीन नहीं समझा जाएगा, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते, अगर नियम नहीं बनाया तो जो ये पहले से चला आ रहा था इसके अंतर्गत वो लागू हो जाएगा। अब राष्ट्रपति जी जो है ना, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद जब संयुक्त जॉइंट सीटिंग होती है तो उससे रिलेटेड जो भी नियम प्रक्रिया बनानी है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दो संयुक्त बैठकों से संबंधित नियम बना सकेंगे। मतलब राज्यसभा खुद अपने नियम बनाएगी, लोकसभा अपने खुद नियम बनाएगी, लेकिन जब जॉइंट सीटिंग के लिए होगी तो राष्ट्रपति सभापति से और अध्यक्ष से परामर्श लेने के बाद नियम बनाएंगे। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो वहाँ लोकसभा का अध्यक्ष या उसका पीठासीन होगा, मतलब जो चेयर जो पे बैठेंगे वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 119 में क्या है कि संसद की कार्यवाही के व्यवधान से संबंधित है ये। अगर संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद होता है तो इस पर नियम बनाए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड है ये। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो संसद की कार्यवाही हिंदी अंग्रेजी में हो सकती है। और तो भाग 17 जो दिया है जिसमें भाषाओं के बारे में दिया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में का कार्य जो है हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। और यहाँ लोकसभा राज्यसभा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में अपनी जो पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो वो अपनी मातृभाषा में, अगर मान लो जैसे साउथ का कोई है वहाँ पे वो हिंदी में नहीं कर पा रहे, इंग्लिश में तो कर रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में भी नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं। यहाँ पे कौन देगा परमिशन? राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष उनकी बैठक में, है ना। नेक्स्ट है आर्टिकल 121, तो ये इम्पोर्टेंट है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तो जब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे तो इनके आचरण के बारे में, मतलब संसद में ना चर्चा नहीं की जाएगी किसी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, हाई कोर्ट के जज है, उनके वो जो उनका काम कर रहे हैं उसके बारे में वो संसद में चर्चा नहीं करेंगे। और सेम ऐसा ही है कि आर्टिकल 122 में कोर्ट में संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, तो उसके बारे में जो भी है संसद की कार्यवाही को, मतलब यहाँ पे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में कार्यवाही के बारे में, है ना। मतलब जैसे कोई बिल पास किया है तो उससे रिलेटेड कोई सवाल है ना कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है,
ठीक है, तो यहाँ ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि 121 में ये बोला गया है कि यहाँ पे जजेस की जो आचरण है, कार्रवाई ही है, मतलब जो आचरण पर चर्चा नहीं होगी। और यहाँ पर संसद की 122 में दिया है कि संसद की कोई भी कार्रवाई की को चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। जब क्या होता है कि संसद के दोनों सदन जो है वो अभी सत्र में नहीं है ना, मतलब सत्र में है तो फिर कोई बात नहीं, आप बिल पास करके कोई भी काम करा सकते हैं, लेकिन अब दोनों ही सत्र में नहीं है ना, सेशन अभी है नहीं चल रहा है दोनों का। तो अब क्या करें, अगर कोई अर्जेंसी आ गई, कुछ ऐसा आ गया कि जिस पे कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले बिल बनाते हैं, फिर पास करते हैं, उसके बाद ही वो काम किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि राष्ट्रपति जी नियम बनाते हैं। तो जो राष्ट्रपति जी जो एक आदेश देते हैं वो यहाँ पर अध्यादेश कहलाता है। जब राष्ट्रपति सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ये अध्यादेश की वैधता 6 महीने के लिए होती है ना। तो क्या होगा कि अगर मान लो कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि राज्यसभा लोकसभा तक के लिए वेट नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लागू कर दिया जाता है उस वक्त तुरंत। वो पास होने से जब सदन जो सत्र में आ जाता है, उसके 6 महीने के भीतर दोनों ही सदन द्वारा पास कराना पड़ता है। अगर नहीं पास कराया जाता तो ये खत्म हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति जी ने वापस इसे वो करवा लिया है, विड्रॉ करवा लिया है, तो फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब दोनों सदन सत्र में उस कंडीशन को छोड़कर किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया, तो अध्यादेश प्रख्यापित करेंगे। अब अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो एक संसद अधिनियम का, मतलब जो संसद के अधिनियम का होता है वही होता है जब ये अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन ऐसा अध्यादेश क्या है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले 6 सप्ताह के भीतर इसे एक्सेप्ट करना होगा, है ना। जब वापस पुनः सम्मिलित हुआ और दोनों को वो या तो 6 सप्ताह की समाप्ति हो गई या फिर अवधि की समाप्ति से पहले दोनों ने उसको अनअनुमोदन कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 2 कंडीशन है कि 6 सप्ताह में वो एक तो वो एक्सेप्ट कर ले, अगर 6 सप्ताह में एक्सेप्ट नहीं किया तो ये खत्म हो गया। अगर दोनों ने ही 6 सप्ताह के पहले ही बोल दिया कि नहीं, उनको 6 सप्ताह भी नहीं चलाना है ना, तो 6 सप्ताह के पहले ही बोल दिया कि डिसअप्रूव कर दिया इसको, तो फिर ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर और इसमें ये कि अगर राष्ट्रपति जी विड्रॉ कर लेते हैं इसको तो भी ये खत्म मान लिया जाता है, वापस ले लेते तो वापस ये खत्म मान लिया जाता है। और अगर अध्यादेश में कोई ऐसा उपबंध होता है जो, मतलब अध्यादेश में ऐसा कोई नियम था जो कि संसद उस पर संविधान के तहत उस पर प्रोविजन करने के लिए सक्षम नहीं थी, और ऐसा बना अध्यादेश में कर दिया गया है, तो वो उस जहाँ तक वो सक्षम नहीं है वो वहाँ तक, मतलब वो शून्य मान लिया जाएगा। अगर मतलब जिस पे पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना सकती है ना, और ऐसा अध्यादेश बनाया हुआ है तो ये शून्य मान लिया जाए, अध्यादेश जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।